न्यूज स्टेट के सम्मेलन प्रगति पथ पर बिलासपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार जब हम वापस लौटे हैं तो 3 खास मेहमानों के साथ लौटे हैं। पहले हमने बिलासपुर के विकास की बात को समझा बिलासपुर के विधायक के जरिए, लेकिन अब जरा पूरे प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ बैजनाथ चंद्राकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बैजनाथ जी बहुत स्वागत है। एपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। और एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, किसानों को लेकर के बड़ी बारीक नॉलेज भी रखते हैं। उनसे जानेंगे जरा किसानों को लेकर के हाल क्या है और कैसे मंडियों के अंदर भी व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं। मिलेट्स को लेकर के बड़ी अच्छी जानकारी है सर के पास, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान अजय श्रीवास्तव जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे समय से काम करते रहे हैं, समाज सेवी के तौर पर भी एक भूमिका है और अपने इलाके में भी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूमिका नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में उनसे बात करेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ खास मेहमान हैं, जरा उनसे भी मिलवा देते हैं आपको। डॉक्टर सरिता भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समाज सेवी हैं, एक लंबे समय से काम कर रही हैं। समाज सेवा के तौर पर लोगों तक लाभ पहुंचे सरकार की योजनाएं कौन सी हैं और कौन सी ऐसी योजनाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो सरकार तक बताने की भी कोशिश करती हैं। एक बार फिर से तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ अपने खास मेहमानों का स्वागत करें। शुरुआत बैजनाथ जी आपसे ही। किसानों को लेकर के हम बड़ी चर्चा करते हैं और खास करके जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है, बिलासपुर का धान का कटोरा और इस कटोरे को भरने वाला बिलासपुर, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए क्या और कोशिशें होनी चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, उस समय जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और तब छत्तीसगढ़ के लोगों ने आंदोलन किया कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, और इसलिए बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश में विकास की जो धारा चलती थी उसमें छत्तीसगढ़ बहुत पीछे हो जाता था, छत्तीसगढ़ बहुत दूर हो जाता था। तब हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन करके अंततः छत्तीसगढ़ राज्य प्राप्त किया। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य प्राप्त हमने कर लिया तो जिस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक सपना जो देखा था कि छत्तीसगढ़ के गांव गरीब और किसानों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर 85% लोग खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, वनों में जंगल में रहते हैं, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का ये प्रदेश है। तो यहाँ विकास किस तरह से होनी चाहिए और जो अपेक्षा राज्य बनाने के लिए किया वो अपेक्षा की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हमको किसानों को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा धान की खेती करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में किसान हैं। तो पहली सोच उनके लिए आई कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की खरीदी शासकीय दर पर समर्थन मूल्य के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था किया जाए और छत्तीसगढ़ के किसानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण से मुक्ति की दिशा में ये शोषण बंद हो गया। अब शोषण बंद हो गया। अब अधिकांशतः हम ये कह सकते हैं। देखिए, आज सिस्टम क्या है, अभी तक 95 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने आज 95 लाख मेट्रिक टन की खरीदी अभी तक जब आपसे बात कर रहा हूं तब तक हो चुका। सरकार में आए थे तो एक वादा किया था, आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे। जो विरोधी हैं वो सवाल उठाते हैं कि कर्जा माफ तो हुआ नहीं, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। शायद 15 साल में जिन लोगों ने कभी छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता नहीं किया उनको किसने रोका था? 15 साल में आप सत्ता में थे, एक छत्र राज्य आपका था, उस समय आपको चिंता नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण कर्ज माफी होना चाहिए। आज जब छत्तीसगढ़ की सरकार बन गई है तो आपको इस बात की चिंता हो रही है। अच्छा, लेकिन ये सवाल उठता है सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, कर्ज माफी क्या समाधान है किसानों की परेशानी का? देखिए,
आप दो तरह से सोचिए। आज आप बड़े बड़े देश के उद्योगपति, अरबपति, खरबपति को कर्ज माफी करने के लिए आप उनके कर्ज माफ कर रहे हैं, उनको कर्ज में छूट दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, किसान, जिसके पास 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन, और उस 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन में पैदा करना है, 4 महीने मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसको 12 महीने का भोजन 2 टाइम मिल पाएगा? आपने तो ऑनलाइन खरीदी भी शुरू की, आपको लगता है कि किसान उतने सक्षम है कि वो फ़ोन चला करके वो बुकिंग कर लें? 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जितनी धान खरीदी हुई, उससे ज़्यादा धान खरीदी अभी हम लोग 4 साल में भूपेश बघेल जी के शासन में हम लोग कर चुके। और आपको बताऊं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ में किसानों को कर दिया गया। ये अपने आप में इतिहास है। जहां धान खरीदी उस समय 1400-1500 रुपए में खरीदी होता था, आज हम 2640 रुपए में धान की चलिए, हम खरीदी तो ये कर कहते हैं कि नए कीर्तिमान और स्थापित होने चाहिए, और ये जो रिकॉर्ड है वो हर साल के हिसाब से टूटना चाहिए, इसी तरीके से और खरीदी बढ़नी चाहिए। मैं जरा अजय श्रीवास्तव जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अजय श्रीवास्तव जी, बात किसानों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी है। सरकार ने बड़ी कोशिश की और एक बेहतर सिस्टम स्टैब्लिश किया आत्मानंद स्कूल के जरिए, इससे पहले भी चर्चा हो रही थी इस पर। आपको लगता है कि आत्मानंद स्कूल में जो फोकस दिया गया है क्या उतना काफ़ी है? और अभी जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ जगहों पर चिन्हित करके कम संख्या में स्कूल खोले गए हैं, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए, और आपका ये जो प्रोजेक्ट था ये सफल रहा है क्या? देखिए, जहाँ तक आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात है, ये एक ऐसा प्रयास है। देखिए, शिक्षा में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों को जब सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाते थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। लड़कियों के लिए बाथरूम्स अच्छे नहीं थे, क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं थी, रंगाई पुताई नहीं होती थी। एक उत्साह, बच्चों में ये उत्साह पैदा हुआ। आज आत्मानंद स्कूल इतने अच्छे बने हुए हैं कि अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल फेल हैं। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आप देखिए, अब स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो पूरी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब बच्चों के माता अभिभावक भी अब उस स्कूल में अपने बच्चों को डालने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, क्योंकि संख्या कम है। तो मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में एक प्रयोग किया गया, और मुझे लगता है ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। और जहाँ वही मेरा सवाल भी यही है, इसी से जुड़ते हुए, कि लोग तो अब ये कह रहे हैं कि सर आत्मानंद स्कूल खोले, अच्छी बात है, अब हर कोई चाहता है अपने बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ाना, वहाँ तो सीटें फुल हो जाती हैं। सिफारिशें लेकर के मुझे लगता है मंत्रियों के लिए और नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि सिफारिशें लिख करके भेजना कि साहब इनको भी एडमिट कर लीजिए, इनको भी भर्ती कर दीजिए इस स्कूल के अंदर इनके बच्चों को। लेकिन अब एक जिले के अंदर 1 या 2 आत्मानंद स्कूल, क्या वो पर्याप्त है? अब ये संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इस संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक शिक्षा का क्षेत्र सरकार अपने हाथ में रखती है, तब तक शिक्षा, आसान शिक्षा, निशुल्क शिक्षा कैसे बच्चों को मिल पाए, इसके लिए जितने भी ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, मुझे लगता है ये एक प्रयोग है, एक प्रोटोटाइप है। इसका रिप्लिका होना जरूरी है, और मुझे लगता है सरकार भी कोई और सरकार क्यों नहीं सोच पाई? मतलब आत्मानंद स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये पिछली सरकार हो या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं उस स्कूल के उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं या अपने प्रदेश में लागू कर पा रहे हैं, जो भूपेश बघेल सरकार ने करके दिखाया? देखिए, भूपेश बघेल जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो गांव से, उनका जो बचपन है वो गांव में बीता हुआ है। तो जो ज़मीन का आदमी होता है, गांव में पढ़ा लिखा होता है, उसको एक एक समस्या के बारे में, वो खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उनको मालूम है कि कहाँ पे चीज़ें रुकती हैं। और निरंतर संघर्ष की ज़िंदगी उनका यदि अपन जीवन देखें तो मुझे लगता है ये जो सोच डेवलप होती है, और हम हर समय प्रॉब्लम लेके जब भी उनके पास जाते हैं, हम लोगों ने कई बार, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो एक सार्थकता देखते हैं उसमें कि बातों में सार्थकता है कि नहीं। तो मुझे लगता है जिस चीज़ की जनता को आवश्यकता है, उस चीज़ को पूरा करने का संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प एक व्यक्ति में होता है। वो व्यक्ति यदि आपका लीडर है तो वो उस संकल्प को अजय श्रीवास्तव जी के लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि
बतौर एक प्राइवेट स्कूल संघ चलाने के बावजूद वो आत्मानंद स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बात कर रहे हैं। ये बड़ा कम होता है ऐसा, क्योंकि एक व्यवसाय भी होता है, लेकिन एक शिक्षा के जरिए लोगों को शिक्षित करना, उन तक वो चीज़ें पहुँचें ताकि आगे आने वाले समय के अंदर वो अच्छे मुकाम तक पहुँच पाएँ। ये बड़ा काबिल तारीफ काम कर रहे हैं सर आप। लेकिन मैं ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हुए सरिता जी को जोड़ लेता हूँ। सरिता जी, समाज के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, चाहे भूपेश बघेल हों, इससे पहले के कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में आपको क्या नज़र आती है? एजुकेशन की कमी नज़र आती है, स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी परेशानी आपको नज़र आती है? क्या सबसे बड़ी परेशानी नज़र आती है? सबसे पहले तो आज युवा दिवस की मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज युवाओं का दिन है, उत्साह, उमंग और साहस का दिन है, और उसी साहस को हम लोग ऊर्जावान जीते हुए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि सर आपका प्रश्न है स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं प्रकाश डालना ये चाहूँगी कि जो हमारी सरकार है उनके द्वारा विभिन्न हर क्षेत्र में योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको क्रियान्वित भी की जा रही है, जो कि फलीभूत बहुत अच्छे से तरीके से हो रही हैं और इसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। जहाँ तक स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात हो, मैं खुद एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका रहते हुए मैं समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ। और स्वामी आत्मानंद स्कूल का खोला जाना अपने आप में गौरव की बात है, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल के खुले जाने से सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, जिन लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े और इतनी हम फीस दे पाएंगे, ऐसे करके जो केवल सपना था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सपनों को साकार कर दिखाया। उसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और ऐसी ये प्रैक्टिकल के रूप में 52 स्कूल खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के, और अभी एक इनकी विकास को देखते हुए, इनकी उन्नति को देखते हुए और सभी लोगों के सपनों के साकार होने की दिशा को देखते हुए 119 स्कूल और भी प्रस्तावित हैं। अच्छा, जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, सरकार क्योंकि योजनाएं चलाती है जनता के लिए, बीच में इस गैप को फिल करने के लिए समाज सेवी होते हैं, नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, आपको लगता है कि जो सरकार जिन योजनाओं को चला रही है जनता के हित के लिए, जैसे गौठान हो गए, गोबर खरीदना एक बड़ा इसमें उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाता है। हालांकि जब शुरुआत की गई थी तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, ये कहा गया था कि गोबर खरीदने से क्या होगा, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन हुआ है, ये एक इसकी मिसाल है। सरिता जी, जैसे गोधन न्याय योजना हो गई, गौठान जैसे खड़े किए गए, ये वाकई में लोगों तक ग्राउंड पर आकर के काम करते हैं और इसका फायदा मिलता है लोगों को? देखिए सर, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, हंसे गाँव हर बसते। जिसको ज़्यादा हंसते हैं वो गांव उतना ही बसते जाता है। माननीय सीएम साहब की जो भी योजनाएं हैं गौठान को लेकर, गोधन योजना, शक्ति स्वरूपा योजना, इंग्लिश स्कूल की योजना और मजदूर दिवस की योजना, जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही हैं, उनको ऊर्जावान देते हुए उनको उस विलुप्त संस्कृति को पंख लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ये हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए बधाई का विषय है। और ये जो योजनाएं हैं, जो हम लोग समाज सेवा के दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम लोग बीच बीच में जाकर कैंपेन चलाते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, शासन की जो योजनाएं हैं उनको उन तक पहुंचाते हैं, जिनसे ये सभी योजनाएं मतलब पहुंच रही है ना, वो योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं, बिल्कुल पहुंच रही है। सफलता तभी मिलती है क्योंकि सरकार की मंशा तो यही होती है ना कि लोगों तक पहुंचे, और असल मायने में अगर लोगों तक वो योजना पहुंच रही है तो तभी उसको सफल माना जाता है। चूँकि माननीय भूपेश बघेल जी किसान पुत्र हैं, हाँ। और किसान पुत्र होते हुए उन्होंने गरीबों की, किसानों की, क्योंकि माननीय श्रीवास्तव जी ने कहा, बैजनाथ चंद्राकर महोदय जी ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो किसानों का प्रदेश है, और किसान की तकलीफ को एक किसान ही समझ सकता है। यदि मैं रोगी हूँ तो दूसरे रोगी की परेशानी को मैं समझ सकती हूँ। इसी तारतम्य में माननीय भूपेश बघेल जी ने सभी की समस्याओं को, चलो वापस से किसानों की बात करते हैं। मैं जरा बैजनाथ सर आपके पास आता हूँ, और एक सवाल ये कि किसानों को लेकर के एक नई, हालांकि नई तो नहीं कह सकते, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, मिलेट्स जो फसलें हैं उसको हम देख रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्य उसको भूल चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ही मुझे लगता है शायद ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर मिलेट्स फसलों पर फोकस किया जा रहा है।
समर्थन मूल्य पर वो फसलें बेची जा रही हैं। और मैं जिसका जिक्र भी इससे पहले वाले सेशन में कर रहा था कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी गई। ये अपने आप में आपको लगता है कि मिलेट्स फसलों के उत्पादन और उसको बढ़ावा देने के लिए माइलस्टोन होगा? माननीय शुभेंद्र जी, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेट का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, उस क्षेत्र से मैं विधायक रहा हूँ, लोरमी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से। और वहाँ पर 43 गांव ऐसे थे, जो 43 गांव में जहाँ पर बैगा जाति के लोग रहते हैं, मंडला का कुछ भाग और बिलासपुर जिले का। तो ये सब मिल करके जो मूल आदिवासी और बैगा जाति के लोग हैं, ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे और वो पहाड़ों से नीचे आना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हम लोग उनको ज़मीन भी देना चाहते थे, 2 एकड़ 2.5 एकड़ सरकार की ओर से, लेकिन वो लेना नहीं चाहते थे। पहाड़ में रहेंगे, कोदो कुटकी की खेती करेंगे और जो भी वहाँ पर पेड़ों में जो फल मिले, उसी फल के भरोसे उनका जीवन चलता था। ये हम लोगों ने ये दिन देखा है। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप देखिए, 15 साल में शायद याद नहीं रहा सरकार को कि मिलेट मिशन नाम की कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा जादू है जिसके माध्यम से हम वनवासियों की, खास करके उनके जीवन में हम एक परिवर्तन ला सकते हैं। भूपेश बघेल जी ने न केवल प्रदेश में बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा कि मिलेट मिशन को प्रोत्साहित किया जाए। और आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की खरीदी हो रही है, 3,000 रुपये क्विंटल से उसकी खरीदी का काम हो रहा है। सरकार सुनिश्चित करती है कि आपका जो उत्पादन होगा उसको खरीदी करने का काम हम करेंगे। तो ये अपने आप में है। और दूसरी आपको बताऊं कि मिलेट मिशन में जो कोदो कुटकी होता है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि लोगों को चावल की परहेज होती है डायबिटिक के पेशेंट को, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट को कोदो और कुटकी ये जो है ये प्रमोशन की भी जिम्मेदारी सरकार की है, मुझे लगता है सर। और मुझे लगता है इसमें और भी ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आजकल के हर किसी नागरिक को, ज़्यादा लोगों को डायबिटिक पेशेंट होते हैं या किसी तरीके की अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनको ये बताना कि मोटा अनाज कितना ज़रूरी है उनके लिए, ये प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। पहले जब ये हम लोगों को बारीक दान हम लोग जब खाना शुरू किए, तो जो पहाड़ के ऊपर रहने वाले लोग हैं, वो जो थोड़ा बहुत उत्पन्न करते थे, पैदा करते थे, वो भी बंद करने लगे। जब इस सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि हम इनके मिलेट्स को खरीदेंगे और ख़रीद करके इसको हम प्रचारित करेंगे और जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है इसको हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे। आज हमारे पास मार्केट है, जगह जगह सीजी आपके मार्केट्स खुले हुए हैं, सी मार्ट में हर जगह मिलेट की मांग है। लोग पूछते हैं कि मिलेट क्या है। बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि मिलेट क्या होता है। तो मिलेट मतलब मोटे अनाज। मोटा अनाज तो ठीक है सर, लेकिन ये तो बताइए कि मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं हैं क्या? अगर किसान अपनी धान लेकर के या मिलेट्स की फसल को लेकर के अगर पहुंचता है वो, तो वहाँ व्यवस्थाएं ठीक है बराबर। मंडी में हमारी मंडियां काम कर रही हैं, मंडी में चुनने अभी लोग बैठे हुए हैं। मंडी में कोई धान लेकर के जाता है, ले जाना भी पड़ता है उनको, तो खरीदेंगे। सामने बैठे हुए लोग हैं, ये लोग सब देख रेख कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम 110 लाख मेट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। अभी 95 लाख मेट्रिक टन धान की हम खरीदी कर चुके और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी करीब 18 दिन का समय बाकी है। तो इस 18 दिन में हो सकता है कि 110 से भी ज़्यादा हमको खरीदना पड़ जाए। तो कोशिश ये है, नया रिकॉर्ड बन जाएगा ये फिर? निश्चित रूप से रिकॉर्ड पहले भी बना है और अभी भी बन रहा है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं तो चाहता ही हूँ कि हर साल नए रिकॉर्ड बने, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं कम से कम उनको फ़ायदा मिले, और किसान अगर वो चाहता है कि वो अच्छी फसल पैदा कर रहा है तो उसको मंडियों में जाकर के समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए। अजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाह रहा था कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, पर मैं बताना चाहूँगा इसके पहले भी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2011, यदि ये देखा जाए जो भी स्कूली शिक्षा से लोग जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए
ये एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट होता था कि इसके बिना आप पढ़ाई चालू नहीं कर सकते हैं। जो टीचर्स को 15 दिन पहले बुलाया जाता था और आपको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार ही क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक कैसी पढ़ाई होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका उद्देश्य कैसे पूर्ति होगा, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, फिर 6वीं से 8वीं तक का उसका उद्देश्य क्या होगा, ये बहुत अच्छे से फ्रेम्ड था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना हल्ला हुआ है, मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में जहां कमी रहती है उसको दूर करने की ज़रूरत होती है, ना कि एक दूसरा फ्रेम तैयार करने की। क्योंकि वो टीचर्स जब बहुत दूर तक तैयार हो जाते हैं एक फ्रेम के बाद, आप फ्रेम चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन एक स्लो प्रोसेस है और फिर उसके लिए आपको प्रोसेस में लाना भी होगा, टीचर्स को उसके लिए गाइड भी करना होगा, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेंथी प्रोसेस है। मैं जरा सरिता जी एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, समय थोड़ा सा इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जल्दी से एक कमेंट। हमने मिलेट्स को लेकर के बात की है, हमने गोधन को लेकर के बात की है, लेकिन एक नई स्कीम है छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने को लेकर। अब लोग बड़े चक्री में हैं कि भैया गोबर से पेंट कैसे बन रहा है, और इसी को लेकर के बाकी स्टेट्स अब इस पर फोकस कर रहे हैं कि गोबर से पेंट भी बनाया जा सकता है क्या, जो छत्तीसगढ़ में करके दिखाया भूपेश सरकार ने। ये कैसे हो रहा है और ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जी शुभेंदु जी, जो गोधन न्याय योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली त्यौहार के दिन इसका शुभारंभ किया। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहारों में से एक है। गोधन, वो तो शब्द से ही स्पष्ट होता है, गो मतलब गौ, और धन मतलब जिसके पास गौ है वो माला माल है अपने आप में। तो गोधन के जो गोधन योजना है वो एक बहुआयामी योजना है, और इस योजना से हर एक वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि गोमूत्र 4 रुपए की दर से सरकार खरीद रही है, गोबर 2 रुपए की दर से सरकार खरीद रही है। इस प्रकार से जो गांव की महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ साथ जो किसान वर्ग के हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाएं जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से इस योजना से जुड़कर 10-10 का समूह बनाकर दिए बना रही हैं। यहाँ तक कि पेंट भी गोबर से ही किया जा रहा है, और इसका कार्ड भी बना हुआ है गोबर बेचने के लिए, मूत्र बेचने के लिए। तो इसमें बहुआयामी रूप से इसको एक दृष्टि से देखें तो इसके जैसी योजना आज तक कोई भी मुझे लगता है सरकार कल तक नहीं जो लाई है। ये सोच नहीं सकते थे कि गोबर का इस तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है, वो भी छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, और ये बड़े मॉडल के तौर पर है। मुझे लगता है देश भर के बाकी राज्यों को भी इसको कम से कम फोकस करके इस पर कदम उठाने की जरूरत है, और खास करके पेंट बनाने वाला जो काम है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना के अभी रोड में देखेंगे तो गोबर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही है, उसकी भी कीमत लगा दी है। देखिए, आप जिसको कूड़ा समझ लेते थे आज वही सोना है। और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है महिला समूह के द्वारा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अभी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 60% समाज के लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हैं। माफी चाहूंगी अगर मैं गलत हूं तो, परंतु मुझे ऐसा लगता है लोगों के सामने ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो ये जो सी मार्ट जो सर से आपने क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत ही अच्छी योजना है। सी मार्ट के जरिए जो रागी, कोदो, कुटकी, जो इसको बोना छोड़ दिए थे किसान, खेत बंजर हो रहा है करके, जबकि ये बंजर धरती पर ही उगने वाली फसल है। और इसका बहुत, चलिए हम कोशिश यही करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जिसको हम कल तक कूड़ा समझते थे आज वो सोना है, तो अपने घर के उस कूड़े को संभाल करके रखिए, क्योंकि वही सोना है। तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और तालियों के साथ उनका एक बार फिर से स्वागत कर दीजिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ और शख्सियत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।